हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार मिश्रा, असिस्टेंट टीचर जीएनएम +2 स्कूल। आप सभी का अपने विज्ञान की कक्षा में स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वह अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहते हैं और प्रत्येक क्रिया को करने के लिए उन्हें जरूरत होती है ऊर्जा की। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि हमें यानी हम जीवों को, चाहे वो जंतु हो या पौधे हो, उन्हें जीवित रहने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा आती कहां से है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं कि ये ऊर्जा आती कहां से है। आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो भोजन हम लोग करते हैं, जो भोजन हम लोग कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हम लोग को मिल रहा है पोषण के द्वारा, उस भोजन के पचने से हमें मिलता है ग्लूकोज। या ऐसे कहें कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके पचने से हमें मिलता है ग्लूकोज। यह ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो कैसे करता है ऊर्जा प्रदान? तो यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है श्वसन की क्रिया के द्वारा, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन। सही सुना आपने। यानी आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ वह है श्वसन, यानी कि रिस्पायरेशन। ठीक है, तो चलिए श्वसन क्या है। तो मैंने अभी कहा कि जो भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वह कार्बोहाइड्रेट पचने के द्वारा हमें प्रदान करता है ग्लूकोज, और यह ग्लूकोज श्वसन के द्वारा प्रदान करता है ऊर्जा का। ठीक है, तो श्वसन किसे कहेंगे? देख सकते हैं आप स्लाइड में लिखा होगा, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्लूकोज जो है वह हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। ठीक है, तो आइए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि श्वसन होता कितना प्रकार का है ना। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि श्वसन के दो प्रकार हैं। एक का नाम है वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरे का नाम है अवायवीय श्वसन यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जैसा कि आप वर्ड से ही सुन रहे होंगे, वायवीय यानी वायु की उपस्थिति में, अर्थात ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करेगा, उसे कहेंगे वायवीय यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन। और भैया ऐसा श्वसन जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन यानी कि वायु की अनुपस्थिति में अगर ऊर्जा प्रदान करता है तो उसे हम कहेंगे अवायवीय श्वसन। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा आपको एक और छोटे से स्लाइड पे ले चलते हैं जिसमें वायवीय और अवायवीय दोनों श्वसन को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देख सकते हैं इसमें, अगर आप बार बार मेरे स्लाइड को ध्यान से देख रहे होंगे तो ग्लूकोज के साथ मैं लिखता हूं 6 कार्बन अणु। मेरे ख्याल से आप जानते होंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें 6 कार्बन है ना, इसलिए इसको बार बार मेरे स्लाइड में आप देख रहे होंगे 6 कार्बन अणु। तो चलिए पहले मैं आपसे बात करता हूं वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन में। सबसे पहला चीज जो ध्यान देने वाली बात है, वायवीय और अवायवीय, मैंने एक साथ दोनों को रखा है। ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं कोशिका द्रव्य में हो रही है। अगर आप गौर से देखिए तो दोनों की दोनों प्रक्रियाएं कहां हो रही है? कोशिका द्रव्य में। और हो क्या रही है इसमें भाई? तो हो ये रहा है कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पहले टूटता है पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में। पायरुवेट में कितने कार्बन है? 3। और साथ में किसकी निर्माण हो रहा है? ऊर्जा का। आप अवायवीय श्वसन को भी गौर से देखिए, इसमें भी ग्लूकोज कोशिका द्रव्य के अंदर किसमें टूट रहा है? ऊर्जा में और पायरुविक अम्ल या पायरुवेट में।
तो यहां तो दोनों समानता है ना। ठीक है, आप इसमें स्लाइड में बढ़िया से देखिए, मैंने कोशिका द्रव्य भी दिखा रहा हूं और माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखा रहा हूं। तो अब थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता करते हैं कि भाई उसका काम क्या है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में किसमें बदल गया, पायरुवेट में और ऊर्जा में। अब मैं वायवीय श्वसन पे आ रहा हूं। वायवीय श्वसन में यह जो पायरुवेट अम्ल है वह चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह पायरुवेट अम्ल बदलता है कार्बन डाइऑक्साइड में और ऊर्जा में। जबकि अवायवीय श्वसन को आप देखिए, यह भी कोशिका द्रव्य में हो रहा है। पहले ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें बदल गया, पायरुवेट अम्ल में। अब वह पायरुवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें बदल रहा है, तो इथेनॉल में, जल में और ऊर्जा में। ठीक है, इथेनॉल में, जल में और ऊर्जा में। फिर से एक बार, वायवीय श्वसन में भी फाइनली क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और वायवीय श्वसन में भी फाइनली क्या मिल रहा है हम लोग को, इथेनॉल, जल और ऊर्जा। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पूरी तरह से हुआ, जबकि अवायवीय श्वसन पूरी तरह से कोशिका द्रव्य में हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं अवायवीय श्वसन का, जैसे कि ब्रेड में ईस्ट जो होता है, ईस्ट वह किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करता है। यह एक अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल है। इसी तरह फलों का सड़ना, वहां भी फलों का क्या होता है, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। यह भी एक अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं कि जब हम लोग बहुत सारे कार्य को करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं उसमें क्रैम्प आने लगते हैं, दर्द करने लगता है। वो कैसे होता है, चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। देख सकते हैं यहां पे एक बच्चा दौड़ता हुआ आपको दिख रहा होगा और उसकी पेशी कोशिकाओं को मैं दिखा रहा हूं ना। अब क्या होता है उसकी पेशी कोशिकाओं में, आइए अगले स्लाइड में दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक जगह लिखा है क्रैम्प, ध्यान दीजिएगा, क्रैम्प। इसमें क्या हो रहा है कि पायरुवेट यानी कि जब आपके मसल्स बहुत सारे काम को करते हैं, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं, तो उस समय उन कामों को करने के लिए बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और उतना ऑक्सीजन हम सप्लाई उसको नहीं कर पा रहे मसल्स को। तो उस समय मसल्स यानी मांसपेशी की कोशिकाएं जो हैं वह पायरुवेट अम्ल को बदल देती है लैक्टिक अम्ल में, और वही लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा भी प्रदान करता है, और वही लैक्टिक अम्ल जो है वो मसल्स को क्रैम्प कर देता है, दर्द का कारण बनता है। ठीक है, तो देख सकते हैं अवायवीय श्वसन का कहां कहां उपयोगिता है। एक तरफ फलों में जो किण्वन हो रही है वहां भी अवायवीय श्वसन, ईस्ट में ब्रेड के ऊपर जो किण्वन हो रहा है वहां भी अवायवीय श्वसन, इसके अलावा जो मसल्स में क्रैम्प आया इसमें भी अवायवीय श्वसन। चलिए, जितने भी श्वसन हैं, एक चीज तो आपको दिख रहा हो कि हर श्वसन के अंत में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। अब ये ऊर्जा किस रूप में हमारे अंदर रहता है, इस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। आप एक चीज और देख रहे होंगे स्लाइड में कि बैक्टीरिया दही जो बनता है, दही लैक्टोबैसिलस आप कहते हैं, वहां भी जो बैक्टीरिया है वह ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में और फिर पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई हर ऊर्जा जो मुझे वायवीय श्वसन से मिले या अवायवीय श्वसन से मिले, यह ऊर्जा किस रूप में हमारे अंदर संरक्षित होती है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में मैं दिखाता हूं आपको।
सकते हैं। ये स्लाइड है, आप और हम इस स्लाइड में गौर से देखें। होता क्या है कि एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फास्फोरस आके जुड़ता है और किसका निर्माण करता है? एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअली में जो ऊर्जा श्वसन के द्वारा उत्पन्न होती है वह एटीपी के रूप में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संरक्षित होती है। जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आया वो बैटरी के अंदर ऊर्जा संरक्षित करते हैं ना, ठीक उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बैटरी होता है जिसमें एटीपी संरक्षित होता है, जो अगले स्लाइड में मैं दिखाता हूं आपको, देख सकते हैं आप, है ना संरक्षित। अगले स्लाइड में आइए। होता क्या है कि जब आपको जरूरत है ऊर्जा का, तो उस समय यह जो बैटरी के अंदर एटीपी संरक्षित था वह एटीपी टूटता है और निर्माण करता है एडीपी और फास्फोरस का। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 30.5 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस पूरी प्रक्रिया में 30.5 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह पूरा का पूरा कहानी था श्वसन का, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि श्वसन ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, चाहे वो वायवीय श्वसन हो या अवायवीय श्वसन हो, वह किस रूप में हमारे अंदर संरक्षित होती है? तो वह संरक्षित होती है एटीपी के रूप में। और एटीपी के, एक एटीपी के टूटने से या 1 मोल एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है? तो उत्पत्ति होती है 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू।